जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने तिरंगे पर विवादास्पद बयान दे दिया। उन्होंने तिरंगे को हाथ में नहीं लेने की बात कही। 14 महीने की हिरासत के बाद वो पहली बार मीडिया से मुखातिब हुई, जिसमें उन्होंने साफ किया कि वो राज्य में आर्टिकल 370 लागू कराने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगी। इतना ही नहीं, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर में 4 अगस्त 2019 की स्थिति बहाल नहीं होती, तब तक वो चुनाव भी नहीं लड़ेंगी। तिरंगे पर दिए महबूबा मुफ्ती के बयान पर सियासत गरमाने में देर नहीं लगी। बीजेपी ने बयान के लिए महबूबा मुफ्ती पर बड़ा हमला बोला और उन पर केस दर्ज करने की मांग की, तो वहीं कांग्रेस ने महबूबा मुफ्ती के बयान के लिए बीजेपी को निशाने पर लिया। देखो, झंडा तो मेरा ही झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा, हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है, तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। जो इलेक्शन का, जहां तक मेरा जात का, महबूबा मुफ्ती की जात का सवाल है, आई हैव नो इंटरेस्ट इन इलेक्शन, लेट मी टेल यू। मैं जो आईन जिसके अंदर मैं इलेक्शन लड़ती थी, जब तक वो आईन हमें वापस नहीं होता, महबूबा मुफ्ती हैज गॉट नथिंग टू डू विद द इलेक्शंस, लेट मी टेल यू दैट। नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि उनसे ये प्रश्न किया जाना चाहिए कि अपने आप को तथाकथित मुख्य धारा की नेता कहती है, मुख्य धारा की राजनीतिक कहते हैं, और यदि वो मुख्य धारा की भारत की राजनीतिक हैं तो उन्हें भारत के तिरंगा उठाने में आपत्ति क्यों है? और यदि आपत्ति है तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो हम इतने वर्षों से बात कह रहे हैं वो एक बार पुनः सिद्ध होती है। ये तथाकथित मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता, चाहे वो पीडीपी हो चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, जब वो सत्ता में बैठते हैं तो भारत माता की जय कहते हैं, जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो पाकिस्तान की जय करते हैं, भारत की प्रभुसत्ता और भारत की सॉवरेनिटी पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, कश्मीर का भारत का अंग होने पर भी संदेह व्यक्त करते हैं। महबूबा मुफ्ती जो जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रही हैं, उनको इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए जिससे देशद्रोह की बू आती हो। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर 370 तोड़ा गया तो हाथ ही नहीं, जिस्म जल जाएंगे और तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। वो तो नहीं हुआ। 5 अगस्त को सब कुछ हो गया, और जब वो जेल में गए तो कश्मीर में कोई बंद नहीं हुआ, कोई नारा नहीं लगा। वो चाहते थे कि ऐसे लोग जो है जेल में ही रहें जिन्होंने 72 साल तक कश्मीरियों को गुमराह किया है, अलगाववाद की तरफ, उग्रवाद की तरफ धकेला है। तो आज महबूबा मुफ्ती बाहर आई हैं, तो मैं इस पटल से आपको विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी का धर्म और कांग्रेस पार्टी का सिर सिर्फ तिरंगे के सामने झुकता है। अगर हमारा कोई धर्म है तो वो तिरंगा है, अगर हमारा सर गर्व से झुकता है तो वो तिरंगे के सामने झुकता है। इसलिए तिरंगे के बारे में कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट एक अपना दृष्टिकोण है कि हमारा दिल, हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा अभिमान है तिरंगा, और तिरंगे के बारे में हम तो कुछ भी बात ना तो सुन सकते हैं ना सहन कर सकते हैं। वो कुछ भी मानती रहें, लेकिन एक बात साफ हो गई है, आज उन्होंने खुल्लम खुल्ला ये कहा है कि वो तिरंगा नहीं उठाएंगी। उन्होंने तिरंगे का तिरस्कार किया है, उन्होंने देश का अपमान किया है, और उन्होंने ये सब तिरंगे के प्रति अपनी वफादारी शर्तों पर तय की है। वो ये भूल जाती हैं कि इस देश के 130 करोड़ भारतीय तिरंगे के लिए अपना खून, अपनी जान देते हैं, तिरंगे से प्यार करते हैं। उनके इस तरह के बयान उनके लिए और अधिक गुस्सा, क्रोध पैदा करेंगे। और भारत में यदि किसी में यह भ्रम कभी रहा हो कि इन लोगों ने हमारे संविधान की शपथ उठाकर इस देश के साथ वफादारी का ऐलान किया था, तो वो ये देख लें कि ये किस तरह के लोग हैं और इनकी देश के प्रति, हमारे तिरंगे के प्रति क्या वफादारी है। दिल्ली में प्रदूषण बेहद खराब स्तर पर पहुंचने की वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि न तो कुछ हवाओं की रफ्तार बढ़ने वाली है और न ही बारिश के कोई आसार है। इसलिए प्रदूषण से जल्द राहत मिलने की उम्मीद कम है, जबकि दिल्ली को धुएं वाली धुंध की चादर अभी से पूरी तरह ढक चुकी है।
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से धुंध यहाँ नजर आ रही है, सफेद धुंध नजर आ रही है। यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर राष्ट्रपति भवन है और आप देखिए कि किस कदर बेहद धुंधला नजर आ रहा है। दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में सुबह के वक्त विजिबिलिटी बेहद कम रही। घर से सुबह की सैर करने वाले हों या कामकाज के लिए घर से निकलने वाले हों, सड़क पर निकलते ही लोगों का दम घुटने लगा। सांस लेने में दिक्कत होती है, शाम को निकलते हैं जैसे एकदम धुंधला धुंधला दिखाई देता है शाम के टाइम में। सांस लेने की दिक्कत आ रही है, उसे सरकार को इसके रोक लगानी चाहिए। सुबह और शाम के वक्त तो विजिबिलिटी कम रही ही, दोपहर के वक्त भी 500 मीटर से ज्यादा दूरी पर कुछ भी दिखना बंद हो गया। दोपहर का वक्त हो चला है और इस वक्त अगर आपको राजघाट के आसपास की तस्वीरें दिखाएं तो आप देखिए आपको ज्यादा दूर तक साफ नजर नहीं आएगा। बढ़ते प्रदूषण की वजह से पहले ही दिल्ली में ग्रैप लागू किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद हवा में घुला जहर कम नहीं हो रहा। यहां तक कि दिल्ली के बेहद करीब हरियाणा के गुरुग्राम और उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में भी हालात बेकाबू हैं और विजिबिलिटी बेहद कम है। दिल्ली और गुरुग्राम को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे नंबर 8 पर हवा में घुला जहर साफ दिखाई दिया। धुएं वाले कोहरे की मोटी चादर आसमान में छाई रही, जबकि गौतम बुद्ध नगर के दादरी में पराली के धुएं से हवा में जहर घुल रहा है। दादरी के कुछ खेतों में पराली जलाने की तस्वीरें सामने आईं। सरकार की रोक और कड़े कानूनों के बावजूद पराली का जलना बंद नहीं हो रहा। दिल्ली में तो प्रदूषण से निपटने के लिए पानी का छिड़काव करने वाले टैंकर मोर्चे पर लगा दिए गए। पूर्वी दिल्ली के कई हिस्सों में एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इस समय हम आनंद विहार में हो। आनंद विहार में आप देख सकते हैं जितना पॉल्यूशन खराब है उसी तरह से यहाँ पर छिड़काव किया जा रहा है पूरी दिल्ली नगर निगम के द्वारा। सरकारी एजेंसियों के सामने चुनौती यह है कि आने वाले दिनों में मौसम में हो रहा बदलाव प्रदूषण के और बढ़ने की वजह बन सकता है। जबकि दिल्ली का औसत प्रदूषण अभी से बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। न्यूज 18 की प्रियंका कांडपाल की रिपोर्ट है कि दिल्ली में AQI का औसत स्तर 304 रिकॉर्ड किया गया। AQI के स्तर का 300 के पार पहुंचते ही प्रदूषण को बेहद खराब श्रेणी में माना जाता है, जबकि कुछ जगह ऐसी रही जहां AQI का स्तर 400 के पार पहुंच गया, यानी प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। इनमें मुंडका शामिल है, जहां AQI का स्तर 421 रिकॉर्ड हुआ। वजीरपुर में भी प्रदूषण का स्तर खतरनाक रहा, जहां AQI का स्तर 427 पर पहुंच गया। विवेक विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 415 रिकॉर्ड किया गया और बवाना में भी AQI का स्तर 400 के पार रिकॉर्ड किया गया। सब्जियों की कीमतें आसमान छूने की वजह से आम लोगों का बजट बुरी तरह से बिगड़ गया है। लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी महंगे प्याज की वजह से हुई, जो गरीबों की थाली का अहम हिस्सा है। महाराष्ट्र की कुछ मंडियों में प्याज की कीमत 120 रुपए तक पहुंच गई है। दिल्ली में भी 1 किलो प्याज की कीमत 100 रुपए तक पहुंच चुकी है। देश के ज्यादातर शहरों में प्याज की कीमतों का कुछ ऐसा ही हाल है। यह हाल तब है जब माना जाता है कि नवरात्रों में प्याज की खपत में कमी आती है। ऐसे में नवरात्र खत्म होने के बाद प्याज की कीमतें और बढ़नी तय मानी जा रही है। यही वजह है कि प्याज के आसमान छूती कीमतों को लेकर सरकार भी एक्शन में आई। प्याज की जमाखोरी रोकने के लिए थोक और रिटेल कारोबारियों के लिए स्टॉक लिमिट यानी प्याज रखने की सीमा तय कर दी गई है। अब थोक कारोबारी सिर्फ 25 मीट्रिक टन प्याज स्टॉक कर पाएंगे, जबकि रिटेल कारोबारियों के लिए यह लिमिट 2 मीट्रिक टन होगी। इसके साथ ही सरकार ने करीब 10,000 मीट्रिक टन प्याज इंपोर्ट करने की पहल शुरू कर दी है, जिसके लिए जल्द ही टेंडर जारी किए जा सकते हैं। चुनाव की तैयारियों के बीच पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और इस कार्रवाई के दौरान न्यूज 18 की टीम भी वहां खतरे के बीच मौजूद रही। नक्सल प्रभावित मुंगेर जिले की 3 विधानसभा सीटों पर 28 अक्टूबर को पहले चरण में वोटिंग होनी है, लेकिन मतदान से पहले देर रात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ 2 लोगों को दबोच लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी गंगा नदी के रास्ते अवैध हथियारों को ले जा रहे थे। आरोपियों को यहां से लेकर ये लोग जो टीम जिसने पकड़ा था और उसके बाद वॉकी टॉकी पे सूचना दी थी इलाके के एसपी को, एसपी यहां पर पहुंची और उसके बाद उन दोनों आरोपियों को लेकर पहले जा चुकी हैं। इस कार्रवाई के दौरान मुंगेर की एसपी लिपि सिंह गश्त पर थी। उन्हें जैसे ही आरोपियों की खबर मिली, पूरी टीम चौकन्नी हो गई। खतरे के बीच हमारी टीम भी वहां मौजूद रही। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो इलाके की एसपी है वो है और हम इनके पीछे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में इस वक्त ये जो एरिया है, जो टापू बना है, ये भी काफी बड़ा एरिया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इलाके की एसपी है वो लगातार जा रही हैं। पुलिस से बचने के लिए आरोपियों ने अवैध हथियारों के बैग गंगा नदी में फेंक दिए। इसके बाद काफी देर तक तलाशी अभियान चला और पुलिस ने जिंदा कारतूस समेत कई हथियार बरामद कर लिए। 7.65 mm की गोलियां हैं और इन्होंने इस तरीके से टेप मेरे ख्याल से इसीलिए कर रखा है, प्लास्टिक भी है, वो है कि अगर ये पानी में भी फेंक देंगे तो छुपाने के लिए बहुत आसान तरीका है। अवैध हथियारों का गढ़ कहे जाने वाले मुंगेर में 28 अक्टूबर को मतदान होना है। ऐसे में पुलिस के सामने कई चुनौतियां हैं, जिसे देखते हुए जिले में सुरक्षा का पहरा काफी कड़ा कर दिया गया। मुंगेर के उन इलाकों में भी गश्त बढ़ा दी गई जो जमुई जिले से लगते हैं।
बिहार का जमुई जिला झारखंड की सीमा से लगा है और इन इलाकों में नक्सली हमलों का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। लगातार पेट्रोलिंग पूरी रात भी होती है कि कोई इस पार से उस पार ना जाए, हथियारों का तस्करी ना हो। गंगा नदी के रास्ते अवैध हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं। चुनाव की वजह से इन इलाकों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। तो ये जो दियरा क्षेत्र होता है, जैसे मुंगेर में 58 किलोमीटर्स का है, तो इसमें हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा सतर्कता करना पड़ता है, ज़्यादा हम लोग को गश्ती बढ़ानी पड़ती है, स्पेशली इलेक्शन के टाइम में। पुलिस का दावा है कि मुंगेर में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए वो लगातार कार्रवाई कर रही है और अब तक कई आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। पेट्रोलिंग इसलिए किया जा रहा है ताकि जो 28 तारीख को मतदान हो, यहाँ पे जो वोटिंग हो वो सही तरीके से हो पाए, किसी भी तरीके से गड़बड़ी ना हो। मुंगेर के अलावा बिहार के जमुई और लखीसराय जिले की विधानसभा सीटों पर भी पहले चरण में वोटिंग होनी है। ये दोनों जिले भी नक्सलियों के निशाने पर रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें 13 घर जलकर राख हो गए। यह हादसा इतना भीषण था कि उसे बुझाने में आईटीबीपी के जवानों को भी लगाया गया। क्योंकि रिहायशी इलाका होने की वजह से आग तेजी से कई घरों में फैल गई। उसकी लपटें कई फीट ऊपर उड़ती हुई नजर आई, जिसे देखकर पूरे इलाके के लोग दहशत में आ गए। धुएं का ऐसा गुबार उठ रहा था कि वहां का आसमान काला दिखाई देने लगा। लोगों ने तुरंत इसकी खबर दमकल विभाग को दी, लेकिन उससे पहले आईटीबीपी के जवान जो उस इलाके में तैनात थे वो वहां पहुंच गए। बताया गया कि जवानों ने अपनी जान खतरे में डालकर आग की लपटों के बीच से कई लोगों को बाहर निकाला। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में कई घंटों का वक्त लग गया। इस हादसे में करोड़ों के नुकसान की खबर है। बाद में राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों की मदद का भी ऐलान किया। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन करके उसे उकसाने की कोशिश की। अपने सालाना सैन्य अभ्यास के कार्यक्रम में ईरान की सेना ने एक से बढ़कर एक मिसाइलों की नुमाइश की, जिसके सामने आए वीडियो में एक मैदान में मिसाइलें फायर होने के लिए बिल्कुल तैयार दिखी और जब चली तो धरती कांप उठी। कई किलोमीटर दूर तक कान फाड़ देने वाली आवाज की गूंज भी सुनाई दी। मिसाइलों के जखीरे को देखकर ऐसा लगा जैसे ईरान दुश्मन को खुली चुनौती दे रहा हो। सैन्य अभ्यास के वीडियो में एक के बाद एक जमीन से हवा में मार करने वाली कई मिसाइलें फायर होती नजर आईं। इतनी तेजी से मिसाइलें उड़ी कि पलक झपकते ही आसमान में पहुंच गई और फिर आंखों के सामने से छूमंतर भी हो गई। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव को दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। न्यूज 18 की प्रियंका कांडपाल की रिपोर्ट है कि दिल का दौरा पड़ने पर कपिल देव को दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी एंजियोप्लास्टी की। अस्पताल की तरफ से एक बयान जारी कर बताया गया कि कपिल देव को आईसीयू में रखा गया है और उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। साथ ही यह भी बताया गया कि अगले कुछ दिनों में उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। कपिल देव की तबीयत की खबर खराब होने के फैलते ही फिल्म जगत और क्रिकेट से जुड़ी कई हस्तियों ने सोशल मीडिया पर उनके जल्द ठीक होने की कामना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सिक्किम का दौरा करेंगे। चीन के साथ तनातनी के बीच आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सिक्किम का दौरा करेंगे। इस दौरान वो सेना के जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे और शस्त्र पूजा में भी शामिल होंगे। बिहार के अरवल में सड़क हादसे में 3 लड़कों की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब बाइक से जा रहे लड़कों पर सामने से आ रही एक गाड़ी पलट गई। हादसे से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की। मुंबई के पास ठाणे रेलवे स्टेशन पर कुछ महिलाएं गरबा करती हुई दिखाई दी। इन महिलाओं को गरबा करते देख वहां मौजूद कुछ लोगों ने भी उनके साथ गरबा किया। राजस्थान के जालौन में 2 लड़कों पर नाबालिग लड़की के रेप का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि अपने रिश्तेदार के यहां आए दोनों लड़कों ने इस घटना को अंजाम दिया। यूपी के अयोध्या में सरयू तट पर आयोजित रामलीला में दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी शामिल हुए। रामलीला में अंगद बने मनोज तिवारी की वहां मौजूद लोगों ने जमकर तारीफ की। जिसने रामायण को अच्छे से पढ़ लिया और मन में उतार लिया और वो समाज सेवा में है, राजनीति में है, तो फिर वो बीजेपी ज्वाइन कर ले। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल के एक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को 10 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 114 रन बनाए, जिसका पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम ने सिर्फ 12.2 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए मैच जीत लिया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक गैस पाइपलाइन में जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। ये धमाका एक गैस प्लांट की पाइपलाइन में गैस लीक होने की वजह से हुआ।
जिसकी डरा देने वाली तस्वीर वहां से गुजर रही एक गाड़ी के कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। अचानक हुआ धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी लपटें करीब 100 फीट ऊपर तक उठती नजर आईं। जोरदार धमाके के बाद प्लांट से निकलते धुएं ने लोगों को खौफ से भर दिया। हादसे के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सड़कों पर दौड़ रही गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया, जो जहां था वहीं रुक गया। डरावनी लपटों को देख आसपास रहने वाले लोग अपने घरों से भागकर बाहर जमा हो गए। थोड़ी देर में दमकल की कई गाड़ियां भी वहां पहुंच गईं। मौके पर पहुंचते ही दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। भीषण आग को बुझाने में उन्हें कई घंटे लग गए। गैस पाइपलाइन में हुए धमाके की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया गया कि इस घटना में पास के कई मकानों और गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा। बेंगलुरु में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। पिछले कई दिनों से राजधानी में भारी बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे कई इलाकों में अभी तक जल जमाव से राहत नहीं मिल पाई। और इसी बीच एक बार फिर इतनी बारिश हो गई कि लोग उससे बेहाल हो गए। सड़कों पर पानी सैलाब की तरह बहने लगा, जिसमें डूबकर गाड़ियां भी बह गईं। आसमानी आफत से सड़क पर कई फीट तक पानी भर गया, जिसमें मोटरसाइकिलें तैरती हुई नजर आईं। जो लोग घरों में थे उनका बाहर निकलना मुश्किल हो गया, तो जो लोग बाहर निकल चुके थे उन्हें अपने घरों तक पहुंचने में भारी परेशानी हुई। पानी में डूबने से लगभग सभी जगहों पर सड़कों का कोई अता पता नहीं था। पानी के तेज बहाव ने लोगों को और डरा दिया। सबसे बुरा हाल तो अंडरपास का दिखाई दिया। गाड़ियां जैसे तैसे वहां से निकलती हुई नजर आईं। लगातार हो रही बारिश से दिन में ही अंधेरा छा गया। इसी बीच राज्य के राजस्व मंत्री कुछ इलाकों में हालात का जायजा लेने के लिए निकले, तो उन्हें भी घुटनों तक पानी में चलकर जाना पड़ा। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक मकान पानी में ढह गया। जिस नदी के पास ये मकान बना था, उसमें बारिश की वजह से अचानक पानी बढ़ गया, जिससे आसपास के कुछ मकान उसमें डूब गए, लेकिन एक मकान देखते ही देखते उस पानी में समा गया। इस हादसे ने इलाके के लोगों को दहशत से भर दिया। सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि एक मोहल्ले में बने उस मकान का निचला हिस्सा नदी के पानी में पूरी तरह डूबा था और वहां लोगों की काफी भीड़ भी जमा थी। तभी वो मकान पानी में ताश के पत्तों की तरह ढह गया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इतना ही नहीं, एक दूसरी तस्वीर में नदी के पानी के बीच कुछ और मकान गिरने के कगार पर नजर आए, जिससे लोगों में खौफ भर गया। हादसे की आशंका को देखते हुए लोगों ने उन मकानों से अपना सामान निकालना शुरू कर दिया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में जेल में बंद प्रदर्शनकारियों की रिहाई की मांग करते हुए सैकड़ों लोगों ने सरकार के खिलाफ एक बार फिर प्रदर्शन किया। राजशाही खत्म करने और लोकतंत्र की मांग पर पिछले कई दिनों से वहां प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी दौरान कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल में भी बंद किया गया। जिनकी रिहाई की मांग करते हुए प्रदर्शनकारी राजधानी बैंकॉक की उसी जेल के बाहर इकट्ठा हो गए। इस प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग जमीन पर बैठे हुए दिखाई दिए, तो कुछ ने खड़े होकर अपना विरोध जताया। हालांकि कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार ने भीड़ न जुटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में वहां प्रदर्शनकारी दिखाई दिए। इस दौरान सभी के चेहरों पर मास्क तो नजर आए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का उन्होंने ख्याल नहीं रखा। जर्मनी में एक स्टंटमैन ने दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला एक ऐसा कारनामा किया कि उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड ही अपने नाम कर लिया। ये स्टंटमैन एक फुटबॉल स्टेडियम में जमीन से 240 फीट ऊपर एक रस्सी पर चला और 750 फीट से भी लंबा रास्ता पार करके रिकॉर्ड बना डाला। जिसके जर्मनी के न्यूरमबर्ग शहर से सामने आए वीडियो में वो कलाबाज स्टेडियम के एक छोर से दूसरे छोर तक बंधी रस्सी पर चलता नजर आया। महज 25 मिलीमीटर चौड़ी रस्सी पर वो फूंक फूंक कर आगे बढ़ता दिखा, क्योंकि एक गलत कदम उसकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकता था। जैसे जैसे स्टंटमैन ने कदम बढ़ाए, रस्सी हवा में ऐसे डोली कि लगा कि अब वो सीधा जमीन पर जा गिरेगा। एक बार तो रस्सी जोर जोर से हिलने भी लगी। स्टंटमैन भी लड़खड़ाया, लेकिन उसके गजब के संतुलन ने उसे हर बार बचा लिया और उसने स्टंट पूरा कर दिखाया। बिहार में प्रधानमंत्री ने प्रचार की शुरुआत की। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी प्रचार अभियान शुरू कर दिया। उन्होंने सासाराम समेत 3 जगहों पर रैलियां की। सासाराम में पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी भाषा से की। अपने भाषण में उन्होंने सबसे पहले रघुवंश प्रसाद सिंह और रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। मां मुंडेश्वरी ताराचंडी माता के पावन भूमि पर रउआ सबके अभिनंदन करतानी। मध्य प्रदेश के गुना में जिलाधिकारी ने भ्रष्टाचार रोकने का अनोखा तरीका निकाला।
उन्होंने सड़क बनाने के ठेकेदार से इलाके के 50% लोगों की सड़क के बारे में राय जानने और उनके हस्ताक्षर करवाने के बाद ही भुगतान के आदेश दिए। कोशिश ये है कि जो भी काम हो गुणवत्तापूर्ण हो और लोगों की शिकायत न हो। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की। इस वेबसाइट के जरिए आम लोग सीधे कंपनी से इन गाड़ियों को खरीद सकेंगे। साथ ही राज्य सरकार ने प्रदूषण संकट की वजह से इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए सब्सिडी और कुछ छूट देने का फैसला लिया। जैसे ही किसी ने गाड़ी खरीदी, वहां से लेके और उसके अकाउंट में जो सब्सिडी का पैसा है वो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो, पूरा सिस्टम जो है ऑनलाइन है। महाराष्ट्र सरकार ने बाढ़ से प्रभावित इलाकों के लोगों की मदद के लिए 10,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। इस बाढ़ की वजह से जिन किसानों के बगीचे बर्बाद हुए उन्हें 18 की जगह 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, जबकि खेती के लिए 5,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की मदद दी जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस मामले में केंद्र सरकार पर अनदेखी का भी आरोप लगाया। चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच इस बार रक्षा मंत्री सिक्किम में एलएसी के करीब जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे और शस्त्र पूजा करेंगे। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक राजनाथ सिंह आज सिक्किम के लिए रवाना होंगे। सिक्किम दौरे में वो एलएसी के करीब बनी भारतीय सेना की चौकियों का दौरा करेंगे और जवानों का हौसला बढ़ाएंगे। न्यूज 18 से खास बातचीत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने कार्यक्रम की जानकारी दी थी। सीमा पर जो आप लोग मनोबल बढ़ाए, प्रधानमंत्री खुद गए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद लद्दाख की सीमा पर गए और अब आप खुद दशहरे में आप खुद चीन की सीमा पर जाने वाले हैं। क्या ये सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए है? जब मैं भारत का गृह मंत्री था उस समय भी दशहरे पर, कभी दीपावली पर मैं बराबर सुरक्षा के जवानों के बीच जाता रहा। तो उसी परंपरा के तहत जब दशहरे का पर्व है, दशहरे का पर्व एक विजय का पर्व होता है। इस दिन शस्त्र पूजा की जाती है, भारत की परंपरा है। तो उस शस्त्र पूजा की दृष्टि से मैं अपने जवानों, सेना के जवानों के बीच जाने वाला हूँ। मैं जाऊँगा, उनके साथ रहूँगा, उनके साथ दर्शन भी करूँगा, उनकी मैं कुछ सुनूंगा और कुछ अपनी बात भी उन्हें सुनाऊंगा। पश्चिम एशिया के देश कतर में 9 महीनों के बाद ऊंटों की रेस की गई। कोरोना संकट की वजह से फरवरी में होने वाली ये रेस टाल दी गई, लेकिन करीब 9 महीनों बाद रेस ट्रैक पर एक बार फिर ऊंटों की वापसी हुई, जिसकी कुछ तस्वीरें वहां के अल शाहनिया शहर से सामने आईं। रेस ट्रैक पर दौड़ते ऊंटों के साथ सड़क पर कई गाड़ियां भी चलती नजर आईं। ऊंटों की रेस खाड़ी देशों की संस्कृति और विरासत का एक अहम हिस्सा है। यही वजह है कि कतर में 70 के दशक से ही पेशेवर तरीके से ऊंटों की रेस की जा रही है। रेस शुरू होने से पहले इन ऊंटों की देखभाल करने वाले लोग रिमोट से चलने वाले रोबोट जॉकी की भी जांच पड़ताल करते नजर आए, जिन्हें रेस में हिस्सा लेने वाले ऊंटों की पीठ पर बिठाया जाता है। 2004 से पहले इस तरह की रेसों में 6 से 12 साल तक के बच्चों को ऊंटों पर बिठाया जाता था, जिस पर रोक लगने के बाद उनकी जगह इन रोबोट ने ले ली। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें कुछ लोग एक आदमी को रस्सी से बांधकर उसकी पिटाई करते हुए दिखाई दिए। बताया गया कि पैसों के लेन देन के मुद्दे पर यह विवाद हुआ था, जिसकी वजह से कुछ लोग एक आदमी पर टूट पड़े। उन्होंने रस्सी से बांधकर उसकी जमकर पिटाई की। एक आदमी उस पर लात चलाता हुआ दिखाई दिया तो दूसरा उसे छड़ी से पीटता नजर आया। इस हंगामे को देखने वहां कई लोग भी जुट गए, लेकिन कोई भी बीच बचाव के लिए आगे नहीं आया, जिससे पिटाई कर रहे लोगों को और हौसला मिला और उन्होंने काफी देर तक उसे मारा। बुरी तरह पिटाई खाने से वो आदमी बदहवास दिखाई दिया। वहीं भीड़ में शामिल एक आदमी ने इस घटना का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उत्तर प्रदेश के आगरा में फुटपाथ पर ढाबा चलाने वाली 80 साल की भगवान देवी, जो सोशल मीडिया पर रोटी वाली अम्मा के नाम से वायरल हुई, न्यूज 18 की मुहिम के बाद उनकी मदद के लिए लोगों की कतार लग गई। भगवान देवी, जो कल तक फुटपाथ पर मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाकर ढाबा चलाती थी, उनके लिए कुछ लोगों ने एक ठेले का भी इंतजाम कर दिया। और ये हुआ न्यूज 18 की उस मुहिम के बाद जिसमें फुटपाथ पर ढाबा चलाने वाली 80 साल की भगवान देवी का दर्द दिखाया गया। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो वायरल हुए और धीरे धीरे उन तक मदद पहुंचने लगी। यही नहीं, कुछ लोगों ने तो उनके लिए एक ठेले का भी इंतजाम कर दिया। इसके अलावा किसी ने गैस और चूल्हे की मदद कर दी तो कोई बर्तन और दूसरी चीजें लेकर वहां पहुंच गया। लोगों ने आगरा की रोटी वाली अम्मा पर इस कदर प्यार लुटाया कि उनके आंसू मुस्कान में बदल गए। यही नहीं, उनका ढाबा फुटपाथ से ठेले पर आ गया। काम में हाथ बटाने और उनके हाथों का खाना खाने के लिए भी वहां लोगों की भीड़ दिखी।
बिहार में चुनाव की अपनी पहली रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। पीएम मोदी ने सासाराम की रैली में विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो जम्मू कश्मीर से हटाए गए आर्टिकल 370 को फिर से लागू करने की मुहिम चलाने वालों का साथ दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ लोग भारत को कमजोर करने की साजिश रचने वालों का साथ देने से भी नहीं हिचक रहे। पीएम मोदी यहीं नहीं रुके और साफ साफ कहा कि अब देश अपने मजबूत फैसलों से पीछे हटने वाला नहीं है। ये लोग भारत को कमजोर करने की साजिश रच रहे लोगों का साथ देने से भी नहीं हिचकिचाते। आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं? ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। और इनका दुस्साहस देखिए, इतना कहने के बाद भी ये लोग बिहार के लोगों से वोट मांगने की हिम्मत दिखा रहे हैं। जो बिहार अपने बेटे बेटियों को सीमा पर देश की रखवाली के लिए भेजता है, क्या ये उसकी भावना का अपमान नहीं है? मैं जवानों और किसानों की भूमि बिहार से इन लोगों को एक बात एकदम स्पष्ट कहना चाहता। ये लोग जिसकी चाहे मदद ले लें, देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। भारत अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। गुजरात के राजकोट में एक अस्पताल में कुछ डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने पीपीई किट पहनकर गरबा खेला। महामारी की वजह से ऐसा पहली बार है जब राज्य में गरबे का आयोजन नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरों की जान बचाने के लिए लगातार अपनी ड्यूटी कर रहे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने अस्पताल में ही तनाव को दूर करने के लिए गरबा खेला। गोल घेरा बनाकर पीपीई किट पहने सभी डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी एक दूसरे से कुछ दूरी बनाकर गरबा खेलते नजर आए। इसी तरह मुंबई में गोरेगांव के कोरोना सेंटर में भी कुछ मरीजों ने कोरोना से बचाव के नियमों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मिलकर गरबे का लुत्फ उठाया। 2 बिस्तरों के इर्द गिर्द घूमकर सभी ने अपना मन बहलाने की कोशिश की। तिरंगे पर महबूबा मुफ्ती ने विवादास्पद बयान दे दिया। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने तिरंगे पर विवादास्पद बयान दे दिया। 14 महीने की हिरासत के बाद वो पहली बार मीडिया से मुखातिब हुई। अगर जब तक हमारा अपना एजेंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है, तब तक हम किसी और एजेंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। महबूबा मुफ्ती के इस विवादास्पद बयान के बाद बीजेपी ने राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप लगाते हुए उन पर केस दर्ज करने की मांग की। उन्होंने देशद्रोह किया है, राष्ट्र का और हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलएनजेपी अस्पताल की एक नई इमारत का शिलान्यास किया। इस इमारत में 1500 बिस्तरों की क्षमता होगी और इसे बनाने के लिए 30 महीनों का लक्ष्य रखा गया है। अभी एलएनजेपी हॉस्पिटल में 2000 बेड ऑलरेडी हैं। ये 1500 बेड ऐड होने के बाद 3500 बेड हो जाएंगे। असम के बोकाजान में वॉलीबॉल खेल रहे एक खिलाड़ी की मौत हो गई। मैच खेलते समय वो अचानक जमीन पर गिर गया, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की। इस हेल्प डेस्क से उन महिलाओं को मदद मिलेगी जो थाने जाकर शिकायत दर्ज करवाने में हिचकिचाती थी। इस हेल्प डेस्क पर सिर्फ महिला पुलिस कर्मियों की ही तैनाती होगी, जो 8-8 घंटे की शिफ्ट में काम करेंगी। टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक में पाकिस्तान को फिर बड़ा झटका लगा है।
आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में नाकाम रहने पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रहने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान जून 2018 से ही इस लिस्ट में बना हुआ है। इतना ही नहीं, अब इस फैसले के बाद पाकिस्तान पर ब्लैकलिस्ट होने का भी खतरा बढ़ गया है। हालांकि पाकिस्तान को फरवरी 2021 तक 27 बिंदुओं पर कार्रवाई करने को कहा गया है। Pakistan remains on our increased monitoring list, the so-called grey list. The plenary recognized that Pakistan has made progress. The government has now completed 21 of 27 items of its action plan. The government of Pakistan has signaled its commitment to complete the rest of its action plan, but it is clear, even though Pakistan has made progress, it needs to do more. Pakistan cannot stop now. It needs to continue to carry out reforms, in particular to implement targeted financial sanctions and prosecute and sanctions those financing terrorism. संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा फव्वारा लोगों के लिए खोल दिया गया। अहम बात यह कि 14,000 स्क्वायर फीट से भी बड़े इलाके में फैले इस फव्वारे ने लॉन्च के दिन ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। और एक शानदार कार्यक्रम में दुनिया का वो सबसे बड़ा फव्वारा अपने जलवे दिखाता नजर आया। 3, 2, 1, ladies and gentlemen, let's make history. Hands up in the sky, let's go! History! कुछ देर पहले तक जहां अंधेरा छाया हुआ था, फव्वारा चलते ही वहां रौनक लग गई। इतनी जोरदार आतिशबाजी शुरू हुई कि ऐसा लगा जैसे दिवाली मनाई जा रही हो। एक के बाद एक इतने पटाखे छोड़े गए कि पूरा आसमान जगमगा उठा। उनकी चमक मीलों दूर से ही नजर आने लगी। 3000 से भी ज्यादा रंग बिरंगी एलईडी लाइटों की रोशनी में फव्वारे से पानी की इतनी ऊंची ऊंची धाराएं उठी मानो वो आसमान को छूने की कोशिश कर रही हूं। बताया गया कि फव्वारा हवा में लगभग 350 फीट की ऊंचाई तक पानी की बौछार कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, थोड़ी देर बाद उसने गाने की धुन पर नाचना ही शुरू कर दिया। दुनिया के इस सबसे बड़े फव्वारे की लॉन्च के मौके पर गाने बजाने का कार्यक्रम भी रखा गया, जहां अच्छी खासी तादाद में लोग पहुंचे। भारत को घेरने के लिए अब चीन पाकिस्तान के जरिए तालिबान से हाथ मिलाने की कोशिश में है। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को अफगानिस्तान से जोड़ने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। बताया जा रहा है कि इसके लिए चीन पाकिस्तान के जरिए तालिबान से हाथ मिलाने जा रहा है। उसकी रणनीति आर्थिक गलियारे को अफगानिस्तान के वाखान इलाके से जोड़ने की है। यही नहीं, ईरान में भारत की तरफ से विकसित किए जा रहे चाबहार पोर्ट पर भी चीन की नजर है और वो इस बंदरगाह तक भारत की राह में मुश्किलें पैदा करने में जुट गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में किसानों ने कुछ अधिकारियों पर सड़क घोटाले का आरोप लगाते हुए अनोखा प्रदर्शन किया। किसानों ने बताया कि एक्सप्रेसवे बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया से पहले ही उनसे सस्ते दर पर जमीन खरीदी गई, जिसके बाद भूमि अधिग्रहण की घोषणा की गई, जिससे उन्हें काफी नुकसान हुआ क्योंकि उसी जमीन के बदले खरीदारों ने सरकार से ज्यादा मुआवजा लिया। उनका आरोप है कि इस बात की जानकारी पहले से ही कुछ अधिकारियों को थी और उन्होंने मिलकर ये घोटाला किया। इस मुद्दे पर किसानों ने सड़क पर लुढ़कते हुए अपना विरोध जताया। इस दौरान उन्होंने आरोपियों के खिलाफ खूब नारे भी लगाए। सड़क पर लुढ़कते ही किसान बड़े अधिकारियों के दफ्तर तक पहुंचे। वहां भी उन्होंने काफी देर तक प्रदर्शन किया। बाद में किसानों ने अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बताया गया कि ये मामला लखनऊ एक्सप्रेसवे को आगरा एक्सप्रेसवे से जोड़ने से जुड़ा है। इटली में कोरोना के दोबारा रफ्तार पकड़ने के बाद कई इलाकों में 3 हफ्तों का कर्फ्यू लगा दिया गया। ये कर्फ्यू रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक चलेगा, जिसके लागू होते ही रात भर गुलजार रहने वाले बार, रेस्टोरेंट और खाने पीने की जगहें बंद होनी शुरू हो गईं। वहां के मिलान शहर से सामने आई कुछ तस्वीरों में कर्फ्यू के ऐलान के बाद लोग अपनी दुकानों का शटर गिराकर घर जाते नजर आए। इटली में कोरोना का केंद्र रहे लोम्बार्डी में बाकी इलाकों के मुकाबले पिछले कुछ दिनों में कोरोना के दुगने मामले दर्ज किए गए, जिनमें ज्यादातर केस मिलान से सामने आए। हालांकि वहाँ के कामकाजी लोगों को सरकार का यह कदम खास पसंद नहीं आया। Non l'ho trovato una mossa molto intelligente. रात भर जगमगाने वाली दुकानों के बंद होने के साथ मिलान की सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। कर्फ्यू का ठीक तरह से पालन हो, इसके लिए वहां कुछ पुलिस वाले भी घूमते नजर आए। यूपी सरकार ने अयोध्या के जरिए उत्तर प्रदेश को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने की योजना तैयार की है। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश को दुनिया भर में पहचान दिलाने के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के प्रचार प्रसार का खाका तैयार किया गया है, जिसके तहत अयोध्या में बनने वाले अलग अलग राज्यों और विदेशी गेस्ट हाउस में एक जिला एक उत्पाद के शोकेस लगेंगे।
मतलब ये कि राज्य के 75 जिलों के उत्पादों को शोकेस में रखा जाएगा और उनकी पूरी जानकारी दी जाएगी ताकि वहां आने वाले देसी और विदेशी पर्यटक श्री राम के दर्शन के साथ उत्तर प्रदेश के उत्पादों और उनकी खूबियों को भी जान सकें। ईडी ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे को समन भेजा। ईडी ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रनिंदर सिंह को समन भेजकर फेमा कानून के उल्लंघन के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। रनिंदर सिंह को ईडी ने 27 अक्टूबर को जालंधर स्थित दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली के द्वारका में हुई लूट के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को धर दबोचा, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से 20 लाख रुपए भी जब्त कर लिए। 20,88,200 रुपए की इसमें रिकवरी हुई है। इन लोगों को जो है इसमें अरेस्ट किया जा चुका है। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में पुलिस ने लूटपाट के एक गैंग का पर्दाफाश किया और इस गैंग के मुखिया समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इस गिरोह के 3 सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पूरी 8 घटनाओं में वांटेड चल रहा था हमारे यहाँ से और इसको इसलिए हम लोगों ने अपनी पूरी टीम लगाई थी इसके ऊपर और ये आज अरेस्ट हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में 3 योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इस दौरान पीएम किसान सूर्योदय योजना जूनागढ़ जिले में गिरनार पहाड़ी पर बने रोपवे और अहमदाबाद में अस्पताल की नई इमारत का उद्घाटन करेंगे। यूपी के कानपुर में कूड़ा फेंकने पर हुए विवाद में कुछ लोगों पर रिटायर्ड दरोगा से मारपीट का आरोप लगा। दावा किया गया कि इस दौरान जब दरोगा की पत्नी बीच बचाव करने पहुंची तो उसके साथ भी मारपीट की गई। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात को 3 बड़े प्रोजेक्ट की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इनमें सबसे अहम है किसान सूर्योदय योजना। इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक बिजली दी जाएगी, जिसके लिए गुजरात सरकार ने करीब 3500 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। और इसके साथ ही पीएम जूनागढ़ जिले में बने गिरनार पहाड़ी पर बने रोपवे और अहमदाबाद में अस्पताल की नई इमारत का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल को बस में अगवा कर बंधक बनाने का आरोप लगने के बाद हड़कंप मच गया। दावा है कि आरोपियों ने कांस्टेबल को मध्य प्रदेश जा रही एक बस में बंधक बना लिया और उसे उत्तर प्रदेश के शिकोहाबाद में मारपीट और लूटपाट के बाद बस से फेंक दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में सचिन खोया नाम का कांस्टेबल बस में पिस्तौल के साथ देखा गया। हालांकि जिन लोगों पर उसे बंधक बनाने का आरोप है वो उल्टा कांस्टेबल पर बस में लूटपाट का आरोप लगाते दिखे। गाड़ी लूट रहा है जी, जिंदाड़ है वो, सवारियों को लूट रहा है इनने सब है। आरोप है कि कांस्टेबल के साथ मारपीट की गई और उसकी पिस्तौल भी कुछ लोगों ने लूट ली। इसके बाद दावा है कि उसे बदहवास हालत में शिकोहाबाद में फेंक दिया गया। बताया जा रहा है कि कांस्टेबल दिल्ली के कश्मीरी गेट से मध्य प्रदेश जा रही बस में चढ़ा था, जिसके बाद बस में पहले से मौजूद कुछ लोगों ने उसे अगवा कर बंधक बना लिया। आरोप है कि उसके साथ मारपीट की गई, उसकी रिवॉल्वर छीनी गई जो सरकारी थी, उसके साथ ही उसका पर्स और मोबाइल फोन भी छीना गया। इस मामले ने पुलिस महकमे को सकते में डाल दिया। आनंद फानन में मध्य प्रदेश के भिंड से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और आरोपियों से लूटी गई पिस्तौल बरामद होने की भी जानकारी दी गई। लेकिन कई तरह के दावे सामने आने के बाद इस मामले की गुत्थी उलझती हुई नजर आई। न्यूज़ 18 के दीपक बिष्ट की रिपोर्ट है कि बस में बैठी कुछ महिलाओं ने मदद के लिए गुहार लगाई थी, जिसके बाद दावा है कि कांस्टेबल सचिन खोया ने बस का पीछा किया और उसमें चढ़ गया। इसके बाद कहा जा रहा है कि बस में कुछ लोगों से विवाद होने के बाद कांस्टेबल को अगवा कर बंधक बना लिया गया। लेकिन इसी मामले में यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि कांस्टेबल अपनी मर्जी से बस में चढ़ा था और दावा है कि उसने बस में उगाही की भी कोशिश की, जिसके बाद उसे कुछ लोगों ने बंधक बना लिया। अब इनमें कौन सा दावा सही है, कौन सा गलत, इसकी जांच दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दी है। पुलिस ने उन लोगों से भी पूछताछ की बात कही है जो घटना के दौरान बस में मौजूद थे। मध्य प्रदेश के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोला। जीतू पटवारी ने सिंधिया को उन्हीं के अंदाज में जवाब देते हुए पूछा कि उनका गुस्सा सिर्फ एक महिला के लिए ही क्यों है। 2 दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इमरती देवी के खिलाफ कमलनाथ के बयान पर नाराजगी जताई थी और उनके अपमान का बदला लेने और कांग्रेस को सबक सिखाने की बात कही थी, जिस पर जीतू पटवारी ने पलटवार किया। जीतू पटवारी ने सिंधिया की मिमिक्री की और उन्हें निशाने पर लिया। इस दौरान मंच पर पूर्व सीएम कमलनाथ समेत दूसरे नेता भी मौजूद रहे। कोलकाता में दुर्गा पूजा के मौके पर पंडालों में प्रवासी मजदूरों की झलक दिखाई गई। इस साल वहां के ज्यादातर पंडाल कोरोना संकट और प्रवासी मजदूरों की थीम पर सजाए गए।
लेकिन एक पंडाल में देवी दुर्गा को ही एक प्रवासी महिला मजदूर का रूप दे दिया गया। लॉकडाउन के बाद अपने घरों के लिए पैदल निकले लाखों प्रवासी श्रमिकों के सम्मान में ये मूर्ति बनाई गई। इस मूर्ति की वहां पहुंचे लोगों ने भी खूब तारीफ की। माइग्रेंट लेबर पे जो पंडाल बना है बहुत ही अच्छा बना है। प्रतिमा के साथ ही पूरा पंडाल भी प्रवासी मजदूरों की थीम पर ही सजाया गया। पंडाल में जगह जगह सैकड़ों बोरियां टंगी नजर आईं, जिनके जरिए लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों के सामने आए खाने के संकट को दिखाने की कोशिश की गई। साथ ही वहां एक साइकिल और सामान ढोने वाली गाड़ी भी खड़ी नजर आई, जबकि एक पंडाल को गत्ते के डिब्बों और पुराने फर्नीचर की मदद से सजाकर कोरोना काल में पैसों की बचत करने का संदेश दिया गया। यहाँ पर मैं आपको एक पूजा पंडाल दिखाती हूँ, जहाँ पर पुराने टेबल, पुरानी कुर्सियाँ, पुराने दरवाजे, खिड़कियां, टिन के डब्बों से ये पंडाल सजाया गया है। इस साल दुर्गा पंडालों में लोगों की भीड़ हर साल जैसी तो नहीं उमड़ी, लेकिन फिर भी काफी लोग प्रवासी मजदूरों की थीम पर बने इन पंडालों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। फ्रांस की नौसेना के बैंड ने मिस्र में दुनिया के प्राचीन 7 अजूबों में शामिल गीजा के पिरामिडों के सामने कॉन्सर्ट किया। इस कार्यक्रम में करीब 30 संगीतकारों ने शानदार परफॉर्मेंस दी, जिनमें कुछ ड्रम बजाते दिखे तो कुछ बाजे से सुर निकालते नजर आए। कुछ कलाकारों ने शानदार बैकपाइप भी बजाई। वैसे तो ये बैंड दुनिया भर में घूमकर कार्यक्रम करता है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से बैंड ने सिर्फ मिस्र में ही कॉन्सर्ट किया। ये कार्यक्रम मिस्र में 1942 में लड़ी गई एक जंग की बरसी पर रखा गया। माना जाता है कि जंग ने दूसरे विश्व युद्ध में मित्र देशों को जीता और ये एक बड़ा योगदान दिया था। अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग के बीच तुर्की ने अपने सैन्य अभ्यास का एक वीडियो जारी किया और इसके जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। तुर्की अजरबैजान के समर्थन में खड़ा है और उसकी तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अपनी सेना को मदद के लिए भेज भी सकता है। लेकिन इससे पहले उसने इस वीडियो को जारी कर माहौल और गर्मा दिया, जिसमें तुर्की की सेना राजधानी अंकारा में एक खुले मैदान में अपना दमखम दिखाती नजर आई। इस युद्ध अभ्यास में शामिल जवान दुश्मनों के इलाके में बम बरसाने की तैयारी करते दिखे। सैन्य अभ्यास में बड़ी तादाद में आधुनिक टैंक भी इस्तेमाल किए गए, जो ताबड़तोड़ गोले दागकर अपनी ताकत की नुमाइश करते नजर आए। ड्रिल में दुश्मनों के नकली ठिकानों पर इतनी गोलाबारी हुई कि उनका नामो निशान तक मिट गया। तुर्की के रक्षा मंत्री हुलूसी अकार भी वहां पहुंचकर जवानों की हिम्मत बढ़ाते नजर आए। इतना ही नहीं, उन्होंने तो इस मौके पर अजरबैजान को समर्थन देने का खुला ऐलान तक कर दिया। İşgal ettiği Azerbaycan topraklarını terk edecek. Azerbaycan'ın bu haklı davasını sonuna kadar desteklediğimizi इस ऐलान के साथ इस वीडियो को जारी कर तुर्की ने अपनी ताकत तो दिखाई ही, साथ ही आर्मेनिया को भी आगाह किया। असम सरकार गौशालाओं की आर्थिक मदद करेगी। असम की बीजेपी सरकार ने गौशालाओं के रखरखाव और गायों के चारे के लिए आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। ये फैसला मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ अंधेरी कोर्ट में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें कंगना पर राजद्रोह और न्यायपालिका का मजाक बनाने का आरोप लगाया गया। अब इस मामले में 10 नवंबर को सुनवाई होगी। डेटा सुरक्षा मामले में फेसबुक की अधिकारी अंकी दास संसद की समिति के सामने पेश हुई। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि किसी भी नागरिक के डेटा का इस्तेमाल व्यापारिक मकसद से या चुनावों में नहीं किया गया। दिल्ली में 35 दिन बाद एक बार फिर एक दिन में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 4000 के पार पहुंच गई। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 4038 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले 19 सितंबर को दिल्ली में कोरोना के कुल 4071 नए मामले सामने आए थे। दिल्ली में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,48,000 के पार पहुंच चुकी है। बिहार के रोहतास जिले की डेहरी सीट पर इस बार बंद फैक्ट्रियों का मुद्दा छाया हुआ है। एक वक्त था जब वहां के डालमिया नगर इलाके में उद्योगों की वजह से रौनक हुआ करती थी, लेकिन अब वहां की फैक्ट्रियां वीरान पड़ी हुई हैं और पूरी जगह खंडहर में तब्दील हो चुकी है। इन फैक्ट्रियों को बंद हुए करीब 36 साल हो गए। एक समय था जब वहां शक्कर, कागज, तेल, सीमेंट और केमिकल फैक्ट्रियां थी, लेकिन अब वहां सिर्फ कबाड़ और कचरा है। बीते सालों में यूपीए और एनडीए दोनों की सरकारें आईं, लेकिन डेहरी विधानसभा के डालमिया नगर इलाके की तस्वीर नहीं बदली, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा नजर आया। कुछ लोगों का तो सियासी पार्टियों के वादों से भरोसा ही उठ गया। 1984 में पूरी तरह से फैक्ट्री बंद हो गई, लोग बेरोजगार हैं। चुनाव है तो चुनाव में आप लोग कैसे अपनी बात रखते हैं? अब तो किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं रहा।
हालांकि चुनावी माहौल में पार्टियां अपने अपने तरीके से इस मुद्दे को उठाती दिखी। गली गली घूमकर जनता से अपने लिए वोट की अपील करने वाले आरजेडी प्रत्याशी ने इस मुद्दे पर एनडीए को घेरा। उन्होंने उस समय का जिक्र किया जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। तब रेलवे ने डालमिया नगर के उद्योग का अधिग्रहण कर लिया था और वहां रेलवे का कारखाना खोलने का ऐलान किया था। इस बात को बरसों बीत गए, लेकिन अब तक कारखाने की पहली ईंट तक नहीं रखी गई। लालू यादव जी जब सत्ता से बाहर हुए, एनडीए का सरकार आया, उसमें भी हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, बहुत लेटर भेजा, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। हालांकि इस सीट से मौजूदा विधायक और बीजेपी प्रत्याशी सत्यनारायण यादव ने दावा किया कि कारखाने का काम जल्द शुरू होगा। कोविड-19 के चलते और कुछ सफाई के चलते डिले हुआ, लेकिन यथाशीघ्र उसका शिलान्यास किया जाएगा। रेलवे के अधिग्रहण के बाद वहां से पुराने उद्योगों का कबाड़ और मलबा हटाने का काम चल रहा है, जो अब खत्म होने की कगार पर है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के बेटे रनिंदर सिंह की मुश्किल बढ़ गई है। ईडी ने करीब 15 साल पुराने एक मामले में पूछताछ के लिए उन्हें समन भेजा है और 27 अक्टूबर को जलंधर के ईडी दफ्तर में पेश होने के लिए कहा गया है। रनिंदर सिंह पर 2005 और 2006 के बीच विदेश में संपत्ति की जानकारी छिपाने का आरोप है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ईडी ने यह कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट मिलने के बाद शुरू की है। सब्जियों की कीमतें आसमान छूने की वजह से आम लोगों का बजट बुरी तरह बिगड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी महंगे आलू और महंगे प्याज की वजह से हुई है, जो गरीब की थाली का सबसे बड़ा हिस्सा है। महाराष्ट्र की कुछ मंडियों में ही प्याज के ढेर पर 120 रुपए किलो की तख्ती लगी दिखी। मंडियों से दुकानों तक पहुंचने के बाद ये प्याज ग्राहकों तक पहुंचेगा, जिसका मतलब यह है कि ग्राहकों तक पहुंचने से पहले इसकी कीमत और बढ़ने वाली है। दिल्ली में भी प्याज कटने से पहले ही लोगों को रुलाने लगा है। 1 किलो प्याज की कीमत 100 रुपए के करीब पहुंच चुकी है। होलसेल मंडियों की बात करें, आजादपुर जैसी मंडियां या गाजीपुर जैसी मंडियां, वहां पर 60 से 65 रुपए किलो तक प्याज बिक रहा है। ऐसे में रिटेल पे जाते हुए, यानी कि लोगों के घर तक पहुंचते हुए दिल्ली में प्याज जो है कहीं कहीं 100 रुपए किलो तक भी बिक रहा है। देश के ज्यादातर शहरों में हाल ऐसा ही है। प्याज के अलावा आलू, टमाटर और गोभी भी गरीब की पहुंच से बाहर होने लगे हैं। रायपुर में भी सब्जी बेचने वाले ग्राहकों को तरस गए हैं। आधा किलो लेने वाले 1 पाव ले रहे हैं, किलो लेने वाले आधा किलो ले रहे हैं। यही हाल हैदराबाद का भी है। कीमतें बेकाबू होने की वजह से चाट और गोलगप्पे की दुकानों में भी प्याज का किफायत से इस्तेमाल होने लगा है। ऐसा कर रहे बोले तो थोड़ा थोड़ा डाल के दे रहे, नहीं तो वापस गिरा वापस चले जा रहे हैं। प्रॉब्लम हो रहा। पूरे देश में नवरात्र के दौरान प्याज की खपत में कमी आती है, इसलिए माना जा रहा है कि नवरात्र खत्म होने तक अगर बाजार नहीं संभला तो कीमतें और बढ़नी तय हैं। इसीलिए सरकार ने फौरन हरकत में आते हुए कुछ कड़े कदम उठाने का ऐलान किया। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि सरकार ने प्याज की थोक बिक्री करने वालों के लिए और रिटेल बिक्री करने वालों के लिए स्टॉक की नई लिमिट तय कर दी है। थोक विक्रेता 25 मीट्रिक टन से ज्यादा प्याज का स्टॉक अपने पास नहीं रख पाएंगे और रिटेल में प्याज बेचने वाले केवल 2 टन प्याज का ही स्टॉक अपने पास रख पाएंगे। बाजारों में प्याज की सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकारी कंपनी एमएमटीसी को 10,000 मीट्रिक टन प्याज इंपोर्ट करने के लिए टेंडर जारी करने को कहा गया है। इसके अलावा निजी कंपनियां भी विदेशों से प्याज मंगवाकर बाजार में प्याज की कमी पूरी करने की कोशिश करेंगी। अरब सागर में भारतीय नौसेना की एंटीशिप मिसाइल का परीक्षण सफल रहा। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि इस एंटीशिप मिसाइल को आईएनएस प्रबल युद्धपोत से दागा गया और उसने अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाकर उसे समुद्र में डुबो दिया। बताया गया कि यह मिसाइल करीब 130 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है, यानी समुद्र में अगर दुश्मन का कोई युद्धपोत 130 किलोमीटर की दूरी पर भी खड़ा हो तो उसका बचना नामुमकिन है। चीन के साथ एलएसी पर चल रहे तनाव के बीच इस परीक्षण की कामयाबी को काफी अहम माना जा रहा है। किन्नौर में भीषण आग लगने से 13 घर जल गए। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में पुरबनी गांव में भीषण आग लग गई। ये आग इतनी तेजी से फैली और इसकी चपेट में आने से 13 घर जल गए। ये आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए आईटीबीपी के जवानों को भी लगाया गया। राज्य के सीएम जयराम ठाकुर ने जिला प्रशासन को तुरंत प्रभावित परिवार को 10,000 रुपए आर्थिक मदद देने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के खरगोन में अचानक हुई बारिश के बाद सरकारी मंडी में खुले में रखा हजारों क्विंटल मक्का बर्बाद हो गया। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में मंडी में पानी भर गया और वहां रखी हजारों अनाज की बोरियां भीग गईं। अचानक से बारिश हुई है। कल रात को जो हुआ है करीबन आधा पौना घंटा बारिश हुई है। अब इसमें माल खराब हो गया है। खुले में माल रहेगा सर तो खराब तो होगा। यूपी के हापुड़ में एक छात्रा को एक दिन के लिए थाना प्रमुख बनाया गया। इस दौरान इस छात्रा ने लोगों की शिकायतें सुनी और पुलिस वालों को उनकी शिकायतें जल्द दूर करने का निर्देश भी दिया।
राजस्थान के बीकानेर में एसपी दफ्तर पहुंची एक महिला ने एक अधिकारी पर शोषण का आरोप लगाया और हंगामा शुरू कर दिया। काफी कोशिश के बाद किसी तरह पुलिस वालों ने महिला को पकड़ा और उसे अस्पताल पहुंचाया। साथ ही पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। यूपी के अलीगढ़ में एक तेज रफ्तार ट्रक घर में घुस गया। खबर है कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। राजस्थान के बारा में कुछ लोगों ने चोरी के आरोप में एक लड़के को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। कुछ देर बाद वहां पहुंची पुलिस आरोपी को अपने साथ थाने ले गई। इजराइल के सफद शहर में ड्रोन की मदद से अस्पतालों में दवा की डिलीवरी की गई। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोरोना के इस दौर में कम वक्त में लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाया जा सके। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सफद शहर में मौजूद एक अस्पताल की छत पर ड्रोन दवा और दूसरे जरूरी सामान को पहुंचाता दिखा। छत पर उतरने के बाद वहां पहले से मौजूद एक स्वास्थ्य कर्मी ड्रोन के पास पहुंची और बॉक्स में रखे सामान को निकाल लिया। By that it accelerated the pace of things and now we are already having this dream come true. खास बात यह कि इस तरह के ड्रोन से करीब 5 किलो तक का सामान एक बार में आसानी से पहुंचाया जा सकता है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक ही सिस्टम से एक साथ कई ड्रोन अलग अलग जगहों पर सामान पहुंचा सकेंगे। पाकिस्तान के लाहौर में नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने प्रदर्शन कर रहे बलोच छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन किया। मुल्तान के बहाउद्दीन जकरिया विश्वविद्यालय के करीब 40 छात्र 3 दिन पहले लाहौर पहुंचे और वहां के विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए। ये छात्र स्कॉलरशिप समेत दूसरी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, जिसकी जानकारी मिलते ही मरियम नवाज भी वहां पहुंची और प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच बैठकर उनकी मांगों का समर्थन किया। इस दौरान मरियम ने वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान पर जमकर हमला बोला। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सिख समुदाय के कुछ लोगों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने आरोप लगाया कि लव जिहाद के मकसद से सिख समुदाय की एक लड़की को अगवा किया गया और शिकायत के बाद भी आरोपी को पकड़ने में पुलिस नाकाम रही। इससे नाराज लोगों ने पुलिस के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी की। हंगामा बढ़ता देख वहां मौजूद कुछ अधिकारी अपने दफ्तरों से बाहर आए और उन्होंने प्रदर्शन में शामिल लोगों से मुलाकात की। साथ ही आरोपी को पकड़ने की मांग कर रहे इन लोगों ने डीएम के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। हमारी बेटी को लव जिहादी मानसिकता का व्यक्ति अपहृत करके ले गया। 7 दिन के बाद भी वहाँ की पुलिस सो रही। इतना ही नहीं, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। साच पास दर्रे के पास हुई बर्फबारी के बाद ज्यादातर सड़कों पर बर्फ जमा हो गई। कुछ जगहों पर तो बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई दिखाई दी, जिसमें लोगों को काफी परेशानी हुई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चंबा हिमाचल प्रदेश की, जहां पर इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई। सच पास दर्रे के पास हुई बर्फबारी के बाद ज्यादातर सड़कों पर बर्फ जमा हो गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पूरा रास्ता बर्फ से ढका हुआ है। कुछ जगहों पर तो बर्फ की मोटी चादर भी बिछी नजर आई, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। खासकर जो ये रास्ते हैं जिन पर बर्फबारी हुई है, वहां पर जो वाहन है उनके चलने में काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं और लोग खासा ध्यान से इन सड़कों पर अपनी गाड़ियां दौड़ा रहे हैं। टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था FATF ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका दिया। न्यूज 18 के शैलेंद्र वांगू की रिपोर्ट है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई FATF की बैठक में पाकिस्तान को झटका देते हुए उसे ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला किया गया। जून 2018 से ही पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में बना हुआ है और आतंक के खिलाफ कदम न उठाने की वजह से उसे ग्रे लिस्ट में ही रखा गया। इमरान खान के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस फैसले के बाद पाकिस्तान पर ब्लैकलिस्ट होने का खतरा बढ़ गया है और अगर FATF ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर दिया तो उसे विदेशों में मिलने वाली मदद बहुत हद तक बंद हो जाएगी। बिहार में प्रचार के दौरान चीन पर सियासत गर्मा गई। प्रधानमंत्री मोदी ने सासाराम की रैली में चीन का मुद्दा उठाया, जिस पर सियासत गर्मा गई। उन्होंने भोजपुरी भाषा में गलवान में शहीद हुए बिहार के जवानों की शहादत को याद किया और चीन के खिलाफ डटकर मुकाबला करने वाले सपूतों की तारीफ की। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए, लेकिन भारत माता के माथा ना झुके दले। पीएम मोदी के इस बयान पर राहुल गांधी ने पलटवार किया और चीन के सैनिकों की घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए प्रधानमंत्री से ही सवाल पूछ लिए। आप हमारे वीर सैनिकों को यह बताइए कि चाइना को आप हिंदुस्तान से कब बाहर फेंकोगे?
एक आदमी पर दिल्ली से गोवा जा रहे एयर इंडिया के एक विमान में हंगामा करने का आरोप लगा। इस आदमी ने खुद को दिल्ली पुलिस का अधिकारी बताते हुए विमान में आतंकी होने का दावा किया, जिसके बाद विमान में बैठे यात्री दहशत में आ गए। हालांकि फिर गोवा एयरपोर्ट पर पुलिस ने इस आदमी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इस आदमी के परिवार ने उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं होने का दावा किया है। बिहार के दानापुर में गुवाहाटी से आ रही एक ट्रेन के 7 कोच अलग हो गए। हालांकि इस ट्रेन की रफ्तार कम होने की वजह से कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन अचानक झटका लगने और तेज आवाज से यात्री दहशत में आ गए। बाद में रेलवे के कर्मचारियों ने ट्रेन के कोच फिर जोड़े और उस ट्रेन को आगे भेज दिया। अच्छा, पैसेंजर को किसी को कुछ नहीं हुआ, वरना अगर स्पीड चला होता तो पैसेंजर कुछ भी हो सकता था। बिहार के बाद मध्य प्रदेश में भी कोरोना की मुफ्त वैक्सीन पर सियासी घमासान छिड़ गया। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उपचुनाव से पहले किए इस ऐलान पर कांग्रेस नेता कमलनाथ ने उनका मजाक उड़ाया। वैक्सीन अभी आई नहीं, शिवराज सिंह जी फोकट में घोषणा कर रहे हैं, अब उनको बहाना मिला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन देने की बात चुनावों के दौरान कही तो सही, लेकिन बाद में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि ऐसा सिर्फ गरीबों के लिए किया जाएगा। कोरोना की वैक्सीन बन के आने दो, मध्य प्रदेश के हर गरीब को फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के गांव में जाकर मरीजों का इलाज करने वाले 87 साल के बुजुर्ग डॉक्टर रामचंद्र दांडेकर इन दिनों खूब चर्चा में हैं। नागपुर कॉलेज ऑफ होम्योपैथी से पढ़ाई करने के बाद इन्होंने कुछ समय तक सरकारी अस्पताल में काम किया, लेकिन बाद में डॉक्टर रामचंद्र दांडेकर ने मरीजों के घर तक जाने का रास्ता चुना और फिर नंगे पांव साइकिल चलाकर गांव में उनका इलाज करने लगे। यही नहीं, कोरोना के दौर में भी वो बीमार लोगों के इलाज में जुटे हैं। सब डर गए, कोरोना क्या चीज है, अपने पे आने का डर है, इसलिए वो गरीब पेशेंटों को हाल कभी देखने को तैयार नहीं है। ऐसे ही समय में मैं अपना सेवा शुरू रखा। पिछले 60 साल से डॉक्टर रामचंद्र दांडेकर इसी तरह साइकिल से दूर दराज के गांवों में जाकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। यही वजह है कि इलाके के लोग भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। डॉक्टर नहीं भगवान है, ये रात बेरात आधी रात को कभी भी हमेशा आते रहते हैं। हर दिन इनको पानी पाउस धूप उसकी कोई डर नहीं। दिन भर साइकिल से गाँव में घूमकर मरीजों का इलाज करने के बाद वो शाम के वक्त अपने घर पर भी मरीजों को देखते हैं। चुनाव की वजह से बिहार की सीमाओं पर सख्ती बढ़ा दी गई और वहां से गुजरने वाली गाड़ियों की चेकिंग की गई। बिहार की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है और पुलिस को शक है कि चुनाव में माहौल बिगाड़ने के लिए सीमा पार से हथियार और शराब की तस्करी हो सकती है, जिसे रोकने के लिए बिहार पुलिस ने सीमा के आसपास के इलाकों में सख्ती बढ़ा दी। सीमा पर बसे बिहार के जिन इलाकों में पुलिस वालों ने सावधानी बरती, उनमें सीतामढ़ी भी शामिल है। नेपाल की सीमा के पास होने की वजह से पुलिस ने वहां दिन और रात दोनों समय तलाशी अभियान चलाया। गाड़ी वाले हों या बाइक वाले, पुलिस ने सभी को रोका और जांच के बाद ही उन्हें जाने दिया। यही नहीं, संवेदनशील इलाका होने की वजह से चेकिंग के साथ साथ वीडियोग्राफी भी करवाई गई। दिन और रात दोनों वक्त यहाँ पर चेकिंग होती है। चेकिंग के साथ साथ वीडियोग्राफी भी होती है। कुल मिलाकर कोशिश यही है कि चुनाव के दौरान कोई भी कानून न तोड़े। पुलिस वालों की कोशिश है कि किसी भी बदमाश को राज्य में घुसने से पहले ही रोक दिया जाए ताकि चुनाव शांति से निपट जाए। आर्म्स वगैरह का और कोई माने अभी बहुत सा चुनाव में जो चल रहा है, सब जगह जो धरपकड़ हो रहा है, पैसा कौड़ी इधर उधर जो हो रहा है, सब इसी मकसद से ये गठन किया गया है। सीतामढ़ी में चेकिंग के लिए 36 पोस्ट बनाई गई हैं और हर पोस्ट पर 4 पुलिस वाले तैनात हैं। अयोध्या में हर साल की तरह इस बार भी दीप जलाने का नया रिकॉर्ड बनेगा। दीपावली में अयोध्या में चौथा दीपोत्सव 12 नवंबर से शुरू होगा, जो 16 नवंबर तक चलेगा। यानी सरयू तट पर 5 दिनों तक दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। जिला प्रशासन ने कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए अधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें कोरोना के खतरे के बीच दीपोत्सव कार्यक्रम कैसे आयोजित किया जाए, इस पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में हर साल की तरह राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। हालांकि कोरोना के खतरे की वजह से इस बार दीपोत्सव में आम लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। यूरोपीय देश सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में कुछ चरमपंथी संगठनों ने उस सांस्कृतिक कार्यक्रम का विरोध किया जिसमें पड़ोसी देश कोसोवो से आए कलाकार शामिल थे। बताया गया कि हर साल होने वाले इस कार्यक्रम का आयोजन सर्बिया और कोसोवो के कुछ संगठन मिलकर करते हैं, जिसके विरोध में इस बार सर्बिया के कुछ चरमपंथी संगठन उतर आए। उन्होंने उस हॉल के बाहर पहुंचकर अपना विरोध जताया जहां इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के हाथों में उनके देश का झंडा भी दिखाई दिया। हालांकि वो आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि वहां पहले से मौजूद पुलिस ने उनका रास्ता रोक लिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी दूसरे इलाके में पहुंच गए जहां उन्होंने आगजनी कर अपना विरोध जताया। बताया गया कि चरमपंथी संगठनों ने कोसोवो से आए कलाकारों को जान से मारने की धमकी भी दी है।
बेंगलुरु से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें एक गाड़ी को सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया। बेंगलुरु में हुई भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में हालात काफी बिगड़ गए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक कार सैलाब के साथ बहती हुई नजर आई। बहाव इतना तेज था कि वो कार पानी के साथ काफी दूर निकल गई। इतना ही नहीं, भारी बारिश के बाद कुछ इलाकों में 4 फीट तक पानी भर गया। वहां की कई गलियां और सड़कें सब लबालब भर गई। ऐसा लगा जैसे कोई नदी शहर में घुस आई हो। कुछ इलाकों में तो बिजली भी गुल हो गई, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। पानी भरी सड़कों पर टॉर्च की रोशनी में लोग एक दूसरे की मदद करते हुए भी दिखाई दिए। कोरोना संकट के बीच चीन से उड़कर आने वाली धूल से उत्तर कोरिया खौफ में है। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक चीन से आने वाली पीली धूल की वजह से उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और जो लोग बाहर निकले भी उन्होंने रेनकोट का सहारा लिया। पीली धूल चीन से हर साल उड़कर उत्तर कोरिया पहुंचती है, इसलिए वहां के लोगों को चेतावनी दी गई कि वो अंदर रहें और खिड़कियों को भी न खोलें। बताया जा रहा है कि उत्तर कोरिया को डर है कि चीन से आने वाली पीली धूल के जरिए कोरोना वायरस उनके देश में घुस सकता है। उत्तर कोरिया लगातार दावा कर रहा है कि वहां कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता एकनाथ खड़से ने एनसीपी का दामन थाम लिया। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से मुंबई में एनसीपी में शामिल हो गए। इस दौरान शरद पवार भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। खड़से ने 2 दिन पहले बीजेपी छोड़ दी थी। देश में अक्टूबर 2022 तक संसद की नई इमारत बन जाएगी। इस इमारत का काम इसी साल दिसंबर महीने से शुरू होगा और लगभग 2 साल के अंदर इसे पूरी तरह बना लिया जाएगा। दक्षिण अमेरिकी देश पैराग्वे में पुलिस ने 2 टन से ज्यादा कोकेन पकड़ी। ये कोकेन इजरायल भेजे जा रहे सामान के बीच छिपाकर रखी गई थी। पुलिस ने इसकी तस्करी करने के आरोप में 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र में पुलिस विभाग के वेतन खाते एचडीएफसी बैंक में ट्रांसफर कर दिए गए, जहां पुलिस वालों को 1 करोड़ का बीमा और दूसरी सुविधाएं मिलने का दावा किया गया। पहले ये खाते एक्सिस बैंक में थे और आरोप है कि देवेंद्र फडणवीस की पत्नी एक्सिस बैंक में ऊंचे पद पर थीं, इसलिए बीजेपी सरकार के दौरान ये खाते एक्सिस बैंक में ट्रांसफर किए गए थे। हालांकि अमृता फडणवीस ने भी एक ट्वीट कर इस पर सफाई दी और राज्य सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र की 75वीं सालगिरह पर एक डाक टिकट जारी किया। कोरियाई युद्ध के 70 साल पूरे होने पर उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने युद्ध में मारे गए चीन के सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। 1950 से 1953 तक चले इस युद्ध में बड़ी संख्या में चीन के सैनिक मारे गए थे, जिनकी याद में बनाए गए शहीद स्मारक पर जाकर किम जोंग उन ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कई अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। युद्ध में मारे गए चीन के सैनिकों के सम्मान में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच करीब 3 साल तक ये जंग चली, जिसमें बड़ी संख्या में चीन के सैनिकों के साथ वहां के आम लोग भी मारे गए। जंग में उत्तर कोरिया का साथ जहां चीन ने दिया था, वहीं दक्षिण कोरिया की मदद अमेरिका कर रहा था। मध्य प्रदेश के दतिया में वोटरों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से बैलगाड़ी रैली निकाली गई। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने, जिनके लिए 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। जिससे पहले जिला प्रशासन के कुछ अफसर बैलगाड़ी पर बैठकर लोगों को जागरूक करते नजर आए। इस अनोखे प्रचार के दौरान एक अफसर खुद उस बैलगाड़ी को हाँकते भी दिखे। बैलगाड़ी के आगे एक और गाड़ी भी चलती दिखी, जिस पर वोटरों को लुभाने वाला संगीत बज रहा था। जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि इस रैली को निकालने का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट देने के लिए जागरूक करना है। हमारा उद्देश्य यही था कि मतदाता आकर्षित हो और मतदान करें। इस रैली में कई अधिकारी पैदल चलते भी नजर आए और जब गांव वालों ने जिला प्रशासन के इस अनोखे प्रचार को देखा तो वो खुद भी उनके साथ लोगों को जागरूक करने के लिए निकल पड़े। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में जेल में बंद प्रदर्शनकारियों की रिहाई की मांग करते हुए सैकड़ों लोगों ने सरकार के खिलाफ एक बार फिर प्रदर्शन किया। राजशाही खत्म करने और लोकतंत्र की मांग पर पिछले कई दिनों से वहां प्रदर्शन हो रहे हैं। इस दौरान कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल में भी बंद कर दिया गया, जिनकी रिहाई की मांग करते हुए प्रदर्शनकारी राजधानी बैंकॉक की उसी जेल के बाहर इकट्ठा हो गए। इस प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग जमीन पर बैठे हुए दिखाई दिए तो कुछ ने खड़े होकर अपना विरोध जताया। हालांकि कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार ने भीड़ न जुटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में वहां प्रदर्शनकारी दिखाई दिए। इस दौरान सभी के चेहरों पर मास्क तो नजर आए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का उन्होंने ख्याल नहीं रखा।
और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात को 3 बड़े प्रोजेक्ट की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इनमें सबसे अहम किसान सूर्योदय योजना है। इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक बिजली दी जाएगी, जिसके लिए गुजरात सरकार ने करीब 3500 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। और इसके साथ ही पीएम जूनागढ़ जिले में बने गिरनार पहाड़ी पर बने रोपवे और अहमदाबाद में अस्पताल की नई इमारत का उद्घाटन करेंगे। न्यूज 18 इंडिया एनबीए का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।